हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक वंस अगेन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने कंसेप्ट और क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम जो प्रीवियस JKSSB जेई सिविल का पेपर हुआ था अभी पिछले महीने, उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस और एनालाइज करेंगे। अभी तक हमने 15 ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लिए हैं, तो आज की क्लास में हम आगे फ्रॉम 16th ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे और क्या क्या नए ऑब्जेक्टिव्स नेक्स्ट टाइम जो JKSSB जेई सिविल का पेपर होगा और आने वाली हैं पोस्टें। आई थिंक 855 पोस्ट आर सपोज टू बी रेफर्ड टू JKSSB फ्रॉम द GAD डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इन प्रोग्रेस है, तो जल्दी ही वो आ जाएंगी पोस्ट, तो आप तैयारी रखिएगा अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम रेलवेज। फ्रॉम रेलवे इंजीनियरिंग एंड आई विल so it's an easy question. Basic question था, which of the following refers to a steel bar bolted to the ends of two rails? तो क्या बोलते हैं, देखें। For example, this is one rail and this is a second rail. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है। तो दो रेल्स को ज्वाइन करने के लिए आप किस प्लेट का यूज करते हैं, उस बार को क्या बोलते हैं? एंड देन इट इज बोल्टेड। और उस साइड से भी ऐसे ही एक बार लगा होगा और उसको बोल्ट किया हो गया। इट्स अ प्लेट टाइप, एक प्लेट जैसी लगाते हैं, तो इसका नाम है, दिस इज नोन एज फिश प्लेट। Fish plate is used to join two rails. दो रेल्स की कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? फिश प्लेट। नाउ व्हाट अबाउट दीज टू ऑप्शंस? ये कौन सी बला है? डॉग स्पाइक एंड स्क्रू स्पाइक। ठीक है, इसको देख लीजिए। व्हाट इज स्पाइक? Spikes are basically used for maintaining the gauge of track, for maintaining the gauge of track। ठीक है, क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, दीज आर योर स्लीपर्स, जिसके ऊपर आप रेल को रेस्ट कराते हैं। दीज आर द स्लीपर्स, और बीच में क्या होता है? बलास्ट लेयर होती है इनके। ठीक है, अब इसके ऊपर आपकी ये एक रेल आ गई और ये दूसरी रेल आ गई। अब ये दो रेल्स के बीच का डिस्टेंस, इन दो रेल्स के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, मींस गेज हैज टू बी मेंटेन्ड। कहीं रेल्स ऐसे ना हो जाएं या ऐसे ना हो जाएं। टू मेक दिस श्योर आप क्या करते हैं? यू यूज स्पाइक्स, यहां पे आप इनको कनेक्ट कर देते हो। सो स्पाइक्स आर यूज्ड। स्पाइक्स कहाँ यूज होते हैं, कहाँ किस किस को कनेक्ट करते हैं? दे कनेक्ट रेल्स विद स्लीपर्स। तो डॉग स्पाइक एंड स्क्रू स्पाइक जो है वो दो रेल्स को कनेक्ट नहीं करते हैं, रेल को स्लीपर के साथ ज्वाइन करके रखते हैं, ताकि रेल जो हैं आपस का उनका जो गेज है वो मेंटेन रहे। ठीक है, अब इन दो स्पाइक्स में से विच स्पाइक इज मोर एफिशिएंट और स्ट्रॉन्गर? तो याद रखिएगा, स्क्रू स्पाइक इज ट्वाइस स्ट्रॉन्गर देन डॉग स्पाइक। स्ट्रेंथ के क्राइटेरिया में। ठीक है, स्क्रू स्पाइक इज ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग एज डॉग स्पाइक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question was from surveying.
सर्वेइंग का क्वेश्चन एंड आई विल रेट इट एज मॉडरेट. रीजन बीइंग व्हाई दिस क्वेश्चन इज मॉडरेट, उसका रीजन देख लीजिए. इसमें 3 कंसेप्ट यूज होंगे. पहले आपको पता होना चाहिए ट्रू बियरिंग क्या है, मैग्नेटिक बियरिंग क्या है, डेक्लिनेशन क्या होती है, और क्वाड्रेंटल बियरिंग कैसी होती है, होल सर्कल बियरिंग क्या है. तो 3-4 कंसेप्ट अगर आपको क्लियर होंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इफ यू आर एबल टू ड्रा द डायग्राम, कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आप अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे इस क्वेश्चन का तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता. सबसे पहले क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक बियरिंग दी गई है और डेक्लिनेशन दी गई है. इफ दिस इज ट्रू नॉर्थ, आपकी डेक्लिनेशन है 7 डिग्री 30 सेकेंड्स टुवर्ड्स वेस्ट. सो डेक्लिनेशन इज नथिंग, इट्स द एंगल और द डिविएशन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन फ्रॉम द ट्रू मेरिडियन. आपका जो मैग्नेटिक मेरिडियन है ट्रू मेरिडियन से कितना डिविएट हो गया है उससे हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, उसको हम बोलते हैं डिक्लिनेशन. अगर आपका मैग्नेटिक मेरिडियन इस तरफ होता, सॉरी दिस इज ट्रू नॉर्थ, अगर आपका मैग्नेटिक नॉर्थ इस तरफ होता तो डेक्लिनेशन वाज टुवर्ड्स ईस्ट, अगर इस तरफ होता तो डेक्लिनेशन इज टुवर्ड्स वेस्ट. क्लियर हो गया. नाउ एज डेक्लिनेशन इज टुवर्ड्स वेस्ट, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, MN मैग्नेटिक नॉर्थ. कितनी है डेक्लिनेशन, 7 डिग्री 30 सेकेंड्स. और क्या बोल रहा है, एक लाइन है AB जिसकी मैग्नेटिक बियरिंग है साउथ से 28 डिग्री 30 सेकेंड्स टुवर्ड्स ईस्ट. अगर ये आपका मैग्नेटिक साउथ है, ठीक है, जो मैंने व्हाइट लाइन से बनाया दिस इज मैग्नेटिक क्वाड्रेंटल सिस्टम. ठीक है, एक लाइन है AB, AB इसकी मैग्नेटिक बियरिंग है साउथ 28 डिग्री 30 सेकेंड्स ईस्ट. विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक साउथ के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहा है, 28 डिग्री 30 सेकेंड. सो आपने फाइंड क्या करना है, ट्रू बियरिंग. ट्रू बियरिंग मीन्स ट्रू साउथ, ट्रू साउथ के रिस्पेक्ट में कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, इट विल बी 28 डिग्री 30 सेकेंड्स प्लस ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऐड कर दीजिए. ये आपका आ गया 36 डिग्री साउथ से ईस्ट. साउथ 36 डिग्री 0 सेकेंड्स ईस्ट. सो ऑप्शन डी वाज करेक्ट. सो दिस क्वेश्चन वाज होली एंड सोली बेस्ड ऑन दिस कॉमन सेंस डायग्राम, जो आपने ये क्वाड्रेंटल सिस्टम की डायग्राम बनानी है. क्लियर. चलें, सॉरी, नाउ क्वेश्चन नंबर 18th. I will mark it as, sorry, I will mark it as easy. CPM से आया था. Why easy? Because options का अरेंजमेंट ऐसा था कि you could have easily eliminated the wrong option. जिस भी स्टूडेंट ने CPM का बेसिक ऊपर से भी पढ़ा होगा, सबको पता है कि डमी एक्टिविटी जो है, डमी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए कोई रिसोर्स की जरूरत नहीं होती है. डमी एक्टिविटी नीड्स नो रिसोर्सेज. चाहे वो टाइम हो या अदर, मैन हो गया, मटेरियल हो गया. ठीक है, टाइम इज अ नॉन फिजिकल रिसोर्स, बाकी मैन, मटेरियल, मशीनरी एज अ फिजिकल रिसोर्सेज. ना ही उसको टाइम की जरूरत है, ना ही फिजिकल रिसोर्सेज की जरूरत है. सो डमी एक्टिविटी इज अ रिसोर्स ओरिएंटेड एक्टिविटी. नो, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. तो पूछा था विच इज करेक्ट.
तो आप देखेंगे ऑप्शन डी में भी 3 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्शन थर्ड इन्होंने इंक्लूड किया है। तो एक ही ऑप्शन हो सकता था, दैट इज ऑप्शन ए। अगर आपने ये दो चीजें नहीं भी पढ़ी होंगी, क्या कि डमी एक्टिविटी क्या मेंटेन करता है, लॉजिकल इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज। डमी एक्टिविटी कीप्स द नंबरिंग सिस्टम ऑफ द नेटवर्क यूनिक। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डमी एक्टिविटीज। अगर नहीं भी पढ़ी होती तब भी आप एलिमिनेशन से इजीली अपना सही आंसर सेलेक्ट कर सकते थे। क्लियर हो गया? चलें, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? सेक्शन मॉडुलस ऑफ ए हॉलो सर्कुलर सेक्शन विद एक्सटर्नल डाया डी एंड इंटरनल डायामीटर डी, ये निकालना था आपने। देखें, सबसे पहले सेक्शन मॉडुलस Z। क्या होता है सेक्शन मॉडुलस? सेक्शन मॉडुलस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अप टू एक्सट्रीम फाइबर। जो सबसे दूर फाइबर होगा वहां तक का डिस्टेंस उससे डिवाइड कर देंगे, दिस इज सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस होली एंड सोली डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द सेक्शन। सेक्शन मॉडुलस सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री ऑफ द सेक्शन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन, इसकी विड्थ b है, डेप्थ d है, इसका सेक्शन मॉडुलस क्या होगा? फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंट्रोइडल एक्सिस, Z will be equal to moment of inertia about this centroidal axis, that is BD cube by 12 divided by what will be the distance up to the extreme fiber। extreme fiber ये यहाँ तक का distance आ गया d by 2। क्लियर हो गया? ठीक है, d by 2 इसको सॉल्व करेंगे तो BD स्क्वायर बाई 6 आता है। अब ये तो हो गया रेक्टेंगुलर की बात। अगर सर्कुलर सेक्शन का निकालना हो वो कैसे निकलेगा? सर्कुलर सेक्शन का सबसे पहले अबाउट CG, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सबसे बेसिक फॉर्मूला पाई इंटू रेडियस का रेज़्ड पावर 4 डिवाइड बाई 4। अगर इसको इन टर्म्स ऑफ डाया लिखोगे पाई डी रेज़्ड पावर 4 डिवाइडेड बाई 64। ठीक है, पाई डी 4 पाई, सॉरी गलत हो गया, एक मिनट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस इज पाई डी 4 बाई 64। इसको 16 या अगर रेडियस के टर्म्स में लिखोगे पाई आर 4 बाई 4। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए है? ये सॉलिड के लिए है। क्लियर? अब अगर ये हॉलो हो जाए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज हॉलो, अब सिर्फ ये सॉलिड है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकालोगे हॉलो वाले का? पहले मान लो कि ये पूरा सॉलिड है, उसका आता पाई डी 4 बाई 64, लेकिन ये है ही नहीं, ये हॉलो है, इसका माइनस कर दो अंदर वाला डाया। ठीक है, बट दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज नॉट सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस कैसे आएगा? इसको डिवाइड करोगे डिस्टेंस अप टू एक्सट्रीम फाइबर, एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस है डी डाया डिवाइड बाई डी करोगे। ठीक है, डी बाई 2 डिस्टेंस अप टू एक्सट्रीम फाइबर, तो ये डी बाई 2 है, डिस्टेंस अप टू एक्सट्रीम फाइबर इज डी बाई 2, तो ये हो जाता पाई बाई 32 डी। ठीक है, सो ऑप्शन
बी वॉज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो ये तो यूनिट्स में ही गलती है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो रेलिवेंट यूनिट इज दिस, क्योंकि आप सबको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट है mm रेज़्ड पावर 4 या मीटर रेज़्ड पावर 4। इसको जब दूसरे डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे mm, तो सेक्शन मॉडुलस का यूनिट हमेशा mm क्यूब में होना चाहिए। अब चेक कर लीजिए mm क्यूब कहाँ से था, खाली बी और सी ऑप्शन में mm क्यूब आ रहा था यूनिट। अगर यूनिट से आपने आंसर चेक करना है तो ये जो π/16/d है पोलर सेक्शन मॉडुलस में आ जाता। दिस इज नॉट द राइट आंसर। π/32d आपको दिखा दिया कैसे आया, ठीक है। चलें, this question is from surveying and let me call it as easy question और moderate, but easy ही माना जाएगा। क्यों? common sense यूज करनी थी। मैथमेटिक्स क्या बोल रहा है, find the length of the vertical curve connecting two grades of 0.4% and -0.3%, means टू अपोजिट ग्रेड्स को कनेक्ट कर रहा है। एक असेंडिंग ग्रेडियंट है, पॉजिटिव का मतलब असेंडिंग, नेगेटिव का मतलब डिसेंडिंग। फॉर एग्जाम्पल दिस इज +0.4% ऑफ द ग्रेड और ये कौन सा है, -0.3%। तो टोटल डिफरेंस कितना होगा ग्रेड का, 0.7% डिफरेंस आएगा। 0.4 माइनस 0.3, तो टोटल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0.4 + 0.3 दैट इज 0.7%। तो कैसी बनेगी आपकी वर्टिकल कर्व, समिट कर्व बनेगी या वैली कर्व बनेगी, इट विल बी ए समिट कर्व, ठीक है। एक असेंडिंग ग्रेडियंट जब डिसेंडिंग ग्रेडियंट से मिलता है तो समिट कर्व बनाता है, क्लियर हो गया। अब इसी कर्व की आपने लेंथ निकालनी है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वर्टिकल कर्व। कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड इज 0.1% पर 30 मीटर एट समिट। समिट पे पहुंचते ही रेट ऑफ चेंज क्या है, 0.1% पर 30 मीटर। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो चीज आपने फाइंड करनी होती है, जो चीज अननोन है, वो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में रखिए। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व। 0.1% ग्रेड के लिए कितनी लेंथ रिक्वायर्ड है, 30 मीटर। तो 0.7% के लिए कितनी होगी, 7 टाइम्स। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां क्या निकालना आना चाहिए था, दिस टोटल डिफ्लेक्शन, दिस टोटल चेंज इन ग्रेड। क्लियर है, तो इजी क्वेश्चन था। Now, very good question and easy question. Which of the following option is defined as, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, permanent deformation that occurs at high temperature under constant loading। ठीक है, अगर आप इस पे ध्यान दें, कांस्टेंट लोडिंग, कांस्टेंट लोडिंग, एक बार लोड कांस्टेंट हो गया उसके बाद जो डिफ्लेक्शन आती है उसको क्या बोलते हैं, क्रीप। टफनेस आपको बता दिया क्या होता है, ये हो नहीं सकता है। टफनेस इज नथिंग बट स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट, इसका कुछ लेना देना नहीं है डिफ्लेक्शन के साथ। डेंसिटी तो बेसिक टर्म है, ये आपको पता है, डेंसिटी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। तो बाय एलिमिनेशन क्रीप इज द आंसर। बट क्रीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्रीप पे आगे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं आने वाले एग्जाम में, वो देख लीजिए। सबसे पहले, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्रीप।
फर्स्ट, टाइप ऑफ लोडिंग, कि आपकी लोडिंग कैसी है, आप ग्रेजुअल लोडिंग कर रहे हैं या इंपैक्ट लोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, कितना लोड लगा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ लोडिंग। देन एज ऑफ लोडिंग, कितनी देर से लोड लगाया हुआ है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टेम्परेचर। A very significant factor which affects creep is temperature. At low temperatures creep is negligible, ठीक है। इसीलिए जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तभी क्रीप जो है वो यू कैन से इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, इट इज सिग्निफिकेंट, इसको आप फिर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। होता क्यों है, देखिए एट हाई टेम्परेचर्स molecules of a material are highly mobile. At higher temperature molecules के पास एनर्जी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा मोबाइल होते हैं, ज़्यादा इजीली मूव कर सकते हैं, तो इसीलिए एट हायर टेम्परेचर जो डिफॉर्मेशन है वो क्रीप की वो ज़्यादा आती है, ठीक है। एंड हेंस मटीरियल lose their strength, material lose their strength easily। जब easily strength lose कर जाएंगे तो डिफॉर्म भी easily हो जाएंगे, ठीक है। एक टर्म आती है इसके साथ एसोसिएटेड है क्रीप के साथ, दैट इज होमोलॉगस टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में पूछ ले, व्हाट इज होमोलॉगस टेम्परेचर? It is a temperature at which you cannot neglect creep. Temperature at which creep can't be ignored. और ये कितना होता है? It is roughly about melting point जो होगा, जिस टेम्परेचर पे आपका मटेरियल मेल्ट कर जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका हाफ लेना है, मेल्टिंग पॉइंट डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हो गया? ये ऑब्जेक्टिव्स क्रीप पे अगली बार पूछ सकता है, तो ये आपने तैयार करना है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट डिवाइड बाय 2, हाफ ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इज होमोलॉगस टेम्परेचर। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following options is usually preferred in a pre-stressed concrete member? Pre-stressed concrete member में कौन सा ऑप्शन आप प्रेफर करेंगे? Again from RCC side ये क्वेश्चन था and easy। इसका आंसर है both high strength concrete and high strength tensile steel। क्यों रिक्वायरमेंट है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की, वो देखेंगे फॉर डिटेल वाई यू नीड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, एंड यहां देखेंगे वाई यू रिक्वायर हाई टेंसाइल स्टील। क्लियर है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्री स्ट्रेस कंक्रीट में क्या करते हैं। अगर आपके पास ये बीम है फॉर एग्जांपल, इसमें से आप क्या करते हैं, टेंशन वायर्स पास करते हैं और उनको खींचते हैं आप। यू अप्लाई अ टेंसाइल लोड, आप वायर्स को खींचते हैं, ये जो टेंडन्स हैं इनको खींचते हैं आप। जब आप इनको खींचेंगे तो किसी चीज को पकड़ के खींचोगे ना। फॉर एग्जाम्पल यू आर क्लाइंबिंग ए वॉल, आप वॉल पे क्लाइंब करोगे तो वॉल पे कंप्रेशन फोर्स लगेगी, तब जाके आप ऊपर जाओगे, ठीक है। सेम इज द केस, अगर यहाँ पे आप इसको खींच रहे हो तो कंक्रीट पे क्या लगेगी, कंप्रेशन लगेगी। यू हैव टू कंप्रेस द इंटरफेस दिस, यहाँ पे आपने जैकिंग मैकेनिज्म लगाना है, इस फेस को आप कंक्रीट के कंप्रेस करोगे तभी स्टील वायर्स को खींच पाओगे ना, ठीक है।
तो क्या होगा, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आर जनरेटेड, हाई compressive stresses generated at bearing face. bearing face मीन जहां पे आपका कंटैक्ट हो रहा है वायर्स का और जैकिंग मैकेनिज्म का, आपका कंक्रीट फेस के साथ कंटैक्ट आएगा, वहां पे जब आप वायर्स को खींचोगे तो कंक्रीट, एडजॉइनिंग कंक्रीट क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, और हाई कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे, इसलिए हाई कंप्रेशन, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट चाहिए। दूसरा रीजन क्या है, एज यू नो जो वायर्स हैं, जब आप वायर्स को खींचोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, व्हेन यू रिलीज देम, वायर्स क्या करती हैं, अपना टेंसाइल स्ट्रेस ट्रांसफर करेंगी, दे विल ट्रांसफर द स्ट्रेस टू द एडजॉइनिंग कंक्रीट, स्ट्रेस ट्रांसफर विल टेक प्लेस, स्ट्रेस ट्रांसफर takes place from steel to concrete, स्टील से कंक्रीट में स्ट्रेस ट्रांसफर होगा बाय कौन से एक्शन से, बाय बॉन्ड एक्शन, बाय बॉन्ड एक्शन। तो आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा चाहिए, यू रिक्वायर हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, दैट्स द रीजन व्हाई यू रिक्वायर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। थर्ड रीजन इज shrinkage due to creep, sorry, not shrinkage due to creep, shrinkage, cracks, just इसको नोट कर लीजिए, then I will delete this. Next point is shrinkage, cracks should be minimum. Why? अगर श्रिंकेज क्रैक ज्यादा आएंगे तो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाएगा, दैट लॉस यू कैन नॉट अफोर्ड, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपको श्रिंकेज कम चाहिए, श्रिंकेज क्रैक्स कम चाहिए, दैट मीन्स स्ट्रेन कम होना चाहिए, स्ट्रेन कम होने के लिए आपका ई शुड बी हाई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई शुड बी हाई, और आपको पता है ई इज इक्वल्स टू 5000 अंडर रूट ऑफ एफ सी के, दैट मीन्स आपको FCK बढ़ाना पड़ेगा। अगेन इट गिव्स द एक्सप्लेनेशन व्हाई हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इज यूज्ड। सो आपको पता चल गया हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट क्यों यूज होना है। एक तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा आएंगे, जैसे होता है प्री स्ट्रेसिंग करेंगे, उसके बाद स्ट्रेस ट्रांसफर होना है, वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेसेस बहुत चाहिए, तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट चाहिए। और तीसरा केस आपको श्रिंकेज क्रैक्स मिनिमम चाहिए, फॉर मिनिमम स्ट्रेन्स योर ई शुड बी हाई, टू इंक्रीज ई FCK शुड बी हाई। क्लियर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ शुड बी हाई। Now why high tensile strength is, high tensile steel is used, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? The reason lies in this, due to creep and shrinkage of concrete, loss in pre-stress, loss in pre-stress is observed। आपने जो प्री स्ट्रेसिंग में फोर्स लगाई होती है, जो स्ट्रेसेस बनते हैं उनमें लॉस आने लगता है, लेकिन लॉस कितना अलाउड है, हाउ मच लॉस इज अलाउड, अबाउट 0.08% लॉस इन स्ट्रेस। जो आपने स्ट्रेस जनरेट किया होता है उसमें 0.08% का लॉस हो जाता है। अगर स्ट्रेस में 0.08% का लॉस है तो स्ट्रेन में कितना लॉस होगा, 0.0008 इंटू ई, यही होगा ना, ई से मल्टीप्लाई कर दो, ई आ गया आपका 2 × 10⁵, ये आता है आपका 160 MPa। दैट मीन्स इतना लॉस होता है, अबाउट 160 MPa ऑफ द स्ट्रेस इज लॉस्ट ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। क्रीप एंड श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट की वजह से 160 MPa ऑफ द स्ट्रेस इज लॉस्ट, बट अलाउड कितना है आपका
but loss allowed is 10 to 20% is the loss allowed. ठीक है, that means 10 to 20% of the loss is allowed. आपका इनिशियल रिक्वायरमेंट, प्री स्ट्रेस का जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है, दैट इज ऑफ द रेंज 1000 to 2000 MPa. तो इसी का 10% 100 से 200 के बीच में आता है. इतना लॉस तो होना ही होना है, और आपको 10 से 20% का लॉस अलाउड है. दैट मीन 1000 to 2000 MPa इज रिक्वायर्ड. तो ये आपको हाई टेंसाइल स्टील से ही इतना स्ट्रेस मिल पाएगा. दैट इज द रीजन वाई आपको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट और हाई टेंसाइल स्टील यूज करना पड़ता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट में. ठीक है, चलो अगेन from surveying, moderate question or you can say easy. अगर आपने फंडामेंटल लाइंस पढ़ी होंगी तो ये इजी क्वेश्चन था. क्या बोल रहा है, देखें सबसे पहले कौन सी लाइन आएगी, जो आपके ए फ्रेम, आपके जो आपका थियोडोलाइट है उसके ए फ्रेम से लाइन पास हो रही है, दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर आपकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन है. इफ दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज लाइन ऑफ कॉलिमेशन. ये आपका टेलीस्कोप रोटेट करता है फिर. ठीक है, तो ये हमेशा इनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है. क्लियर, सॉरी, ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये आपकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ये आपकी वर्टिकल एक्सिस, ये आपकी प्लेट लेवल एक्सिस. ठीक है, प्लेट लेवल एक्सिस, जहां पे ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एक लाइन पैरेलल बनती है, दैट इज आल्टीट्यूड बबल एक्सिस. आल्टीट्यूड बबल एक्सिस. ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मस्ट बी पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस. हॉरिजॉन्टल एक्सिस मस्ट बी पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस. नो, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. so this statement is itself incorrect. हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वर्टिकल एक्सिस के, ये अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस के क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए. तो दिस इज इनकरेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स का इजी ऑब्जेक्टिव, बहुत ही इजी बेसिक क्वेश्चन. Which of the following options is not a condition or property for an ideal fluid? अगर आपने टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स पढ़ा हो, रियोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक चैप्टर इंट्रोडक्शन में, दिस इज shear stress and this is rate of deformation. आपका आइडियल फ्लूइड कैसे डिफॉर्म होता है, लाइक दिस. दिस इज अ ग्राफ, नो विस्कोसिटी, इनविस्कस, इनविसिड. ठीक है, जीरो विस्कोसिटी, ये तो ठीक है, आइडियल फ्लूइड की ये प्रॉपर्टी है. इनकम्प्रेसिबल भी होता है, इट इज नॉट कंप्रेसिबल. ठीक है, zero surface tension is also a property. Compressibility is not a property. Compressibility is not a property of ideal fluid. Ideal fluid जो है वो compress नहीं होता है. Ideal fluid की density change नहीं होती है. ठीक है, तो आप देख रहे बी और सी आपस में ही कंट्राडिक्ट कर रहे थे ऑप्शन.
तो इन्हीं दो में से एक होता, तो राइट ऑप्शन इज कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल फ्लूइड. सो ऑप्शन डी वाज राइट आंसर. ऑप्शन डी इज राइट. ठीक है. Easy objective, nothing to discuss about this. Just hold on a second. Yes. Okay. What is the term used in chain surveying for the lateral distance measured perpendicular to the line, chain line? अगर ये आपकी चेन लाइन है, मेन चेन लाइन, मेन सर्वे लाइन ए बी, यहाँ से आप लेटरल डिस्टेंस लेते हो परपेंडिकुलर, तो उसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर ऑफसेट. ओब्लीक ऑफसेट होता है, यहाँ से आपने ऐसे ले लिया, दिस इज ओब्लीक, तो राइट ऑप्शन वाज परपेंडिकुलर ऑफसेट. ठीक है. ओके, नाउ वेरी गुड क्वेश्चन. ऑल्दो इस क्वेश्चन में बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है और वहाँ भी एम्बिग्यूटी है. देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज टर्म्स. ऐसा क्वेश्चन आना नहीं चाहिए था, बट चलो आ गया है. वी विल ट्राई टू हैंडल दिस. दिस इज फ्रॉम CPM एंड आई विल रेट इट एज अ मॉडरेट क्वेश्चन. ठीक है. क्या बोल रहा है? व्हाट इन्वॉल्व्स द इंटेलिजेंट यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लोट्स. इंटेलिजेंट यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लोट्स विच कैन स्मूदन द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज फ्लोट. फ्लोट इज द फ्री टाइम जो आपके पास अवेलेबल है. फ्लोट इज द टाइम बाय विच यू कैन डिले एन एक्टिविटी. फ्लोट वो फ्री टाइम है आपके पास जितने टाइम से आप एक एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं और आपका प्रोजेक्ट जो है वो ओवरऑल डिले ना हो, उसको बोलते हैं फ्लोट. ठीक है. अब अगर आप ऑप्शंस में देखें, रिसोर्स एलोकेशन. व्हाट इज रिसोर्स एलोकेशन? रिसोर्स एलोकेशन क्या है? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. Resource allocation is nothing but process of dedicating resources to various activities such that demand remains more or less uniform. Simply resource allocation, किसी चीज को allocate करना है. आप किस एक्टिविटी के लिए कितने रिसोर्सेज लगाते हो, दैट इज नोन एज रिसोर्स एलोकेशन. और किस हिसाब से करोगे? ऐसे हर एक एक्टिविटी पे उतना ही रिसोर्स लगाना है ताकि डिमांड जो है ना ही अचानक से बढ़ जाए ना ही कम हो जाए. योर डिमांड शुड रिमेन मोर और लेस यूनिफॉर्म. सो रिसोर्स एलोकेशन करने के दो मेथड्स हैं. रिसोर्स एलोकेशन कैन बी डन इन 2 ways, जो आपके ये दो ऑप्शन दिए हैं, रिसोर्स स्मूथिंग एंड रिसोर्स लेवलिंग.
क्लियर हो गया? दो चीज़ों से आप रिसोर्स एलोकेशन अचीव कर सकते हैं, बाय रिसोर्स स्मूथिंग एंड बाय रिसोर्स लेवलिंग। नाउ यहाँ क्योंकि दिया है यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लोट्स, हम ध्यान रखें, याद रखिएगा रिसोर्स लेवलिंग क्या है? रिसोर्स लेवलिंग इज रीअरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। फॉर आपको समझाने के लिए, फॉर द टाइम बीइंग लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ लेबरर्स और मेन इन अ प्रोजेक्ट आर रिसोर्सेज। आप कितने आदमी एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगाओगे? हैंडलिंग ऑफ रिसोर्सेज मेन, दैट विल कम अंडर द हेडिंग ऑफ रिसोर्स लेवलिंग। फॉर एग्जाम्पल 4 एक्टिविटीज है आपके प्रोजेक्ट में, एक एक्टिविटी पे आप लगा रहे हो 10 बंदे, एक एक्टिविटी पे लगा रहे हो 4 बंदे, एक एक्टिविटी पे लगा रहे हो 2, तो इतना डिवाइड नहीं। अगर आप हर जगह 4 बंदे लगाओ, लाइक दैट मीन मोर और लेस यूनिफॉर्म रखो, रिसोर्सेज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह एडजस्ट करना, इट विल कम अंडर रिसोर्स लेवलिंग, इट विल कम अंडर रिसोर्स लेवलिंग। सो रिसोर्स लेवलिंग focuses on moving the resources. Resource smoothing, it focuses on moving the activities, focuses on moving the activities. इसको भी और डिटेल में समझेंगे, what you mean by moving the activities, इसको देख लीजिए। It focuses on moving the activities using float। ठीक है, यहां तक देख लीजिए, फिर मैं आगे और लिखता हूं। ठीक है, रिसोर्स स्मूथिंग। फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्टेड ए प्रोजेक्ट, आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, 2 एक्टिविटीज हैं ए एंड बी। ठीक है, आप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन नेम्ड एक्स, ही विल डू दिस एक्टिविटी इन 8 hours एंड यू आर एलोकेटिंग द सेम एक्टिविटी बी। आप कह रहे हैं एक्स विल डू दिस एक्टिविटी इन 8 hours। क्या ये पॉसिबल है कि एक्स जो है वो ए और बी दोनों एक्टिविटीज को साथ कर सके? नो, ए पर्सन कैन नॉट डू 2 एक्टिविटीज एट ए सेम टाइम। आपको क्या करना पड़ेगा? पैरेलल अरेंजमेंट की जगह इसको क्या करना पड़ेगा? सीरीज में लगाना पड़ेगा। यहाँ पे फिर एक्स दोबारा से 8 घंटे लगा के आपका ये एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैरेलल अरेंजमेंट नहीं होगा, आपने एक्टिविटीज को एडजस्ट करना है बट यूजिंग द फ्लोट्स। तो एक्टिविटीज को एडजस्ट करना यूजिंग द फ्लोट्स इज रिसोर्स स्मूथिंग। ठीक है, राइट ऑप्शन वाज बी। बट इसका जो लिटरेचर है वहां डेफिनेशंस को थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट किया गया है। Again an easy question. तीन टाइम दिए, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मीन प्रोबेबल टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम। ठीक है, टीओ ऑप्टिमिस्टिक टाइम का क्या मतलब है? अगर सारी कंडीशंस आपके फेवर में रहीं तो आप एक्टिविटी कितने टाइम में खत्म कर देंगे? 4 सेकंड में। पेसिमिस्टिक टाइम क्या हुआ? अगर सारी की सारी कंडीशंस आपके अगेंस्ट हो जाएं, सारी की सारी जो कंडीशंस है आपके फेवर में नहीं है, तब आप काम कितने सेकंड में खत्म करेंगे? 12 आवर्स में। TM इज द मोस्ट प्रोबेबल टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी एक्टिविटी अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में काम करते हैं वो कितने टाइम में खत्म हो जाएगा? 6 सेकंड में। नाउ व्हाट इज TE? TE इज एक्सपेक्टेड टाइम। By definition, expected time is that time in which probability of completion is 50%। किसी भी टास्क के खत्म होने की प्रोबेबिलिटी जिस टाइम में 50% है, उस टाइम को बोलते हैं एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है,
तो कैसे निकलता है एक्सपेक्टेड टाइम, TO प्लस 4 टाइम्स TM प्लस TP डिवाइड बाई वेटेड एवरेज 6, 4, 5 एंड 6। सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है, मोस्ट प्रोबेबल टाइम की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका टास्क इतने टाइम में खत्म हो जाता है, दैट्स वाई इसकी वेटेज ज्यादा है। तो T नॉट है 4 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 12 डिवाइड बाई 6, दैट इज 4 प्लस 24 प्लस 12 डिवाइड बाई 6, ये कितना आ जाएगा आपका 40 डिवाइड बाई 60, दिस इज 40 डिवाइड बाई 6, दैट विल बी 6.67 सेकेंड। So right answer is 6.67 seconds. This was question number 27. ठीक है, next question. Just a second. Okay. A vehicle has a wheelbase of 5 meter. What is the approximate off tracking with a mean radius of 20 meter? Very important and good question from highway engineering and easy objective. Direct formula. अगर किसी ने एक्स्ट्रा वाइडनिंग का कंसेप्ट पढ़ा है, जब आप एक कर्व नेगोशिएट कर रहे होते, इफ यू आर मैन्यूवरिंग ऑन ए कर्व, अगर आप कर्व पे गाड़ी चला रहे हैं तो वहां पे आपने क्या करना पड़ता है, रोड को थोड़ा एक्स्ट्रा वाइडन करना पड़ता है। दिस इज नोन एज, दिस लेंथ इज नोन एज एक्स्ट्रा वाइडनिंग, दिस इज नोन एज एक्स्ट्रा वाइडनिंग। क्यों? क्योंकि जब गाड़ी कर्व पे चल रही होती है, गाड़ी का व्हील बेस फ्लेक्सिबल नहीं है, गाड़ी का व्हील बेस क्या स्टिफ है, रिजिड है। मतलब गाड़ी ऐसे चल रही है, ये उसके 2 टायर है, 1 2 3 4, जब कर्व पे आएगी तो इसका जो व्हील बेस है ये रिजिड होता है, ये ऐसे, इट विल नॉट मूव लाइक अ स्नेक, ये व्हील बेस ऐसे नहीं हो जाएगा, ठीक है, इट विल नॉट मूव लाइक दिस, इट विल मूव लाइक दिस, जहां से यहां पहुंचा फिर ये बाहर, बिल्कुल स्ट्रेट। तो गाड़ी के पिछले टायर जो होते हैं वो थोड़े बाहर चले जाते हैं, उसी को ऑफ ट्रैकिंग बोलते हैं। गाड़ी के रियर व्हील्स थोड़े बाहर चले जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ऑफ ट्रैकिंग। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगी, दिस इज नोन एज, ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल, दिस इज नोन एज मैकेनिकल वाइडनिंग ऑफ रोड। ठीक है, दिस इज इक्वल टू NL स्क्वायर बाय 2R, NL स्क्वायर बाय 2R। ठीक है, N is a number of lanes, कोई डिस्कस, देयर इज नो रेफरेंस ऑफ लेन्स, इट विल बी टेकन एज 1। व्हील बेस की लेंथ कितनी है, 5, तो 25 divided by 2 into R. What is the radius? 20. So that is 25 by 40. 5 divided by 8. 0.625. So option C. ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद एक और वाइडनिंग होती है, दैट इज साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। क्योंकि जब आप गाड़ी कर्व पे ले जा रहे होते हैं, यू आर मैन्यूवरिंग अ कर्व, तो बाय साइकोलॉजिकली बंदा क्या करता है, दूसरी गाड़ी से दूर रखने की कोशिश करता है गाड़ी, तो वैसे ही आपको एक और वाइडनिंग देनी पड़ती है, दैट इज साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। दैट वाज नॉट आस्क्ड, आपसे ऑफ ट्रैकिंग पूछा था, ऑफ ट्रैकिंग इज मैकेनिकल वाइडनिंग, लेकिन यहां से साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का भी फॉर्मूला याद रख लीजिए, दैट इज V डिवाइडेड बाय 9.5 अंडर रूट ऑफ R, V डिवाइड बाय 9.5 अंडर रूट ऑफ R मीटर्स, ये मीटर्स में आएगा, लेकिन V जो है आपने वेलोसिटी इज इन kmph, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में रखनी है।
दिस इज एन IRC फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। चले next question was from surveying. कर्वेचर करेक्शन और रिफ्रैक्शन करेक्शन के बीच का क्या रिलेशन है, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए, ये दोनों करेक्शंस तभी यूज होंगी व्हेन लाइन ऑफ साइट इज वेरी लार्ज, व्हेन लाइन ऑफ साइट इज टू लार्ज, लाइन ऑफ साइट इज या वेरी लॉन्ग, इज वेरी बहुत दूर डिस्टेंस तक आपकी लाइन ऑफ साइट जा रही है, तब जाके आपने इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ लेना है। अब देखिए, दिस इज योर सरफेस, अर्थ सरफेस, ठीक है। ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, यहां पे आपने स्टाफ रखा है, ठीक है। यहां से आपने लाइन ऑफ साइट ड्रा की, this is point say A. Now what you think, आपको लगता है this point and this point, this is marked as C, they are at equal level, but ऐसा नहीं है, ये point और ये point equal level पे नहीं है, इस point के रिस्पेक्ट में this point is at the level, that is D, ठीक है। So what was the correct reading? This point. What you have measured? This point. So measured value is more than actual value. Measured value is more than actual value, and error is equal to, याद रखिएगा, एरर हमेशा किसके बराबर होता है? मेजर्ड माइनस एक्चुअल। मेजर्ड में से एक्चुअल माइनस करोगे तो एरर आएगा। सो एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, एरर ड्यू टू कर्वेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो करेक्शन क्या होगी? करेक्शन इसके अपोजिट होती है, करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। सो करेक्शन ऑफ कर्वेचर होती कितनी है? करेक्शन ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू -0.0785 इंटू डी स्क्वायर। डी इज अ डिस्टेंस और लेंथ ऑफ लाइन ऑफ साइट, इट विल बी इन किलोमीटर। डी को आपने किलोमीटर्स में रखना है, डी को आपने किलोमीटर्स में रखना है, तो करेक्शन आपकी मीटर्स में है, ठीक है। -0.0785 डी स्क्वायर, ठीक है। अब करें करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन की बात। करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? बिकॉज रिफ्रैक्शन ऑलवेज बेंड्स लाइन ऑफ साइट टुवर्ड्स अर्थ। ये नीचे की तरफ बेंड कर देता है रिफ्रैक्शन की वजह से। सो आपका करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज पॉजिटिव, आपने ऊपर ले जाना है उसको। एंड इट इज इक्वल टू 1/7 ऑफ 0.0785 डी स्क्वायर। सो इसका राइट आंसर था CR इज 1/7 ऑफ CC। इफ वी इग्नोर द साइन कन्वेंशन, मैग्नीट्यूड की बात करें तो करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज 1/7 ऑफ CC। इसका रीजन क्यों है 1/7? जब आप रिफ्रैक्शन की करेक्शन की डेरिवेशन पढ़ेंगे ना CR की, उसमें आप अर्थ को एज अ स्फीयर मानते हैं ऑफ रेडियस 7r। अर्थ इज एज्यूम टू बी अ रेडियस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 7 times r, इसीलिए वहां पे 1/7 हो जाता है। बट इतनी डिटेल में आपको जरूरत नहीं है। रिमेंबर द फॉर्मूलाज, रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम स्ट्रक्चर एनालिसिस। एंड इजी। वाई इजी? बेसिक क्वेश्चन था, जिसने फॉर्मूला रट्टा भी लगाया होगा उसका हो जाएगा क्वेश्चन। बट हम इसमें से कुछ कंसेप्ट निकालते हैं। अनस्टेबल ट्रस के बारे में पूछा है। सबसे पहले इसका आंसर देने के लिए आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज स्टेबिलिटी।
आप कैसे डिफाइन करेंगे एक स्ट्रक्चर स्टेबल है या नहीं है? स्टेबिलिटी के दो तरीके हैं, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी एंड इंटरनल स्टेबिलिटी। ठीक है, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? सी दिस इज अ कप, अगर इस कप की शेप चेंज नहीं हो रही है बट आई एम मूविंग दिस कप एज अ होल, एक जगह से दूसरी जगह इसको मैं मूव कर रहा हूं, दैट मीन्स मतलब फोर्स लगाई मैंने और ये मूव कर गया, एज अ होल मूव कर गया, सो ये एक्सटर्नली अनस्टेबल है, दिस इज एक्सटर्नली अनस्टेबल। अगर कोई बॉडी एज अ होल मूव कर जाए अपॉन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तो वो एक्सटर्नली अनस्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कार, टायर लगे, आपने फोर्स लगाई, ये कार मूव आगे आ गई, दैट मीन्स दिस कार इज एक्सटर्नली नॉट स्टेबल। सो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी कहां से आती है? एक्सटर्नल स्टेबिलिटी हमेशा स्पोर्ट्स से आएगी। देखो कार के दोनों स्पोर्ट्स क्या हैं? रोलर स्पोर्ट्स हैं, तो ये फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर पाए। अगर मैं इसको फिक्स कर दूं दोनों को तो अब गाड़ी मूव नहीं करेगी, दैट मीन्स एक्सटर्नल स्टेबिलिटी कम्स फ्रॉम द सपोर्ट रिएक्शंस, और मिनिमम 3 सपोर्ट रिएक्शन चाहिए एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के लिए, मिनिमम 3 सपोर्ट रिएक्शंस आर रिक्वायर्ड। और ये सपोर्ट रिएक्शन तीनों पैरेलल नहीं होनी चाहिए, तीनों का लाइन ऑफ एक्शन एक जगह कोइंसाइड नहीं करना चाहिए, और इनके वैल्यूज इनफाइनाइटली स्मॉल नहीं होने चाहिए। दीज आर द कंडीशंस फॉर एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। इंटरनल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? मैंने इस कप पे फोर्स लगाया, ये मूव तो नहीं कर रहा है, मैंने इसके सपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ये मूव नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने फोर्स लगाया, ये बेंड हो गया, दिस कप गेट्स बेंडेड, तो ये इंटरनली अनस्टेबल है, मीन्स ये इंटरनली अनस्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी खड़ी की है, आपने इस पर फोर्स लगाया, ये गाड़ी तो नहीं मूव कर रही है, लेकिन गाड़ी की शेप डिफॉर्म हो जाए, गाड़ी कुछ ऐसे डिफॉर्म हो जाए, ऐसे, सो दिस इज इंटरनल इंस्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ट्रस, ठीक है, मैंने फोर्स लगाई, ट्रस पूरा का पूरा मूव नहीं हुआ, लेकिन ट्रस की शेप ऐसे हो गई, एलिमेंट्स मूव कर गए, सो दिस इज अनस्टेबल। क्लियर हो गया? तो इंटरनल स्टेबिलिटी कहां से आती है? फ्रॉम मेंबर्स। अब यहां मेंबर्स दिए हैं, दैट मीन्स इज टॉकिंग अबाउट इंटरनल स्टेबिलिटी। अभी इंटरनली स्टेबल है या अनस्टेबल है? फॉर स्टेबिलिटी देखो, ट्रस के केस में हर एक मेंबर में एक फोर्स आएगी, चाहे वो कंप्रेसिव हो या टेंसाइल हो। इन ए ट्रस हर एक मेंबर में एक ही फोर्स रिएक्शन आएगा, एक ही रिएक्शन आता है, सिर्फ और सिर्फ क्या? एक्सियल फोर्सेस आएंगी। अगर m मेंबर्स हैं तो m नंबर ऑफ एक्सियल फोर्सेस विल बी देयर, ठीक है। और जॉइंट्स पे दो इक्वेशंस होती हैं, समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0। तो अगर j जॉइंट्स हैं तो कितने इक्वेशंस होंगे आपके पास? 2j। m इज द नंबर ऑफ मेंबर्स और इतने ही अननोन फोर्सेस होंगे, सो m इज अननोन, 2j इज द नंबर ऑफ नोन इक्वेशंस। हर जॉइंट पे दो इक्वेशंस होती हैं, तो j जॉइंट्स पे कितनी होंगी? 2j। सो जब तक आपका m इज इक्वल टू, और इन इक्वेशंस में से 3 इक्वेशंस तो आपको सपोर्ट रिएक्शन निकालने में लग जाएंगी। ये सपोर्ट रिएक्शन निकालने में मिनिमम 3 इक्वेशन चाहिए, तो वहां यूज होगी। तो अगर आपका m इज इक्वल टू 2j माइनस 3 हो तो आपका ट्रस स्टेबल भी है और डिटर्मिनेट भी है। लेकिन अगर आपके मेंबर एक्सेस में है, m इज मोर देन 2j माइनस 3, तब आपका ट्रस ओवर स्टिफ हो गया और इनडिटर्मिनेट हो गया। नाउ यू कैन नॉट डिटरमाइन द इंटरनल फोर्सेज। बट अगर आपका m लेस देन 2j माइनस 3 है तो वो अनस्टेबल कहलाएगा। सो इसका राइट ऑप्शन वाज सी, m इज लेस देन 2j माइनस 3। क्लियर हो गया? So this was about the first 30 questions of the JKSSB JEE सिविल पेपर। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 15 to 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।